गुड मॉर्निंग अगेन। मेरे पास दो ऑप्शन था। ए, आप लोगों से छुपकर कैमरे के पीछे अपना ब्रेकफास्ट ले लिया जाए। बी, जो सच है तुम्हारे सामने रखा जाए। ऑलवेज आई एम फॉर बी। मैंने देखो ये रात को दाल और थोड़ा सा चावल दोनों को डाल करके पानी में छोड़ा, मिक्सी से उसको क्या किया, ग्राइंड किया और उसका बहुत पतला सा बनाया। उसमें कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा नमक डाला बस, और उसका एक चीला बना लिया, छिलका। और साथ में टमाटर को थोड़ा सा बॉयल करके प्याज और लहसुन के साथ चटनी। This is an excellent breakfast. Very low on calorie, very high on nutrition. लेकिन इसी को मान लो तुम 5 खा लोगे तो ये बेकार हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बनाया। और फूड एक थेरेपी है, इसको थेरेपी की तरह यूज़ करना चाहिए बॉडी के लिए। और खुद से कुकिंग करने में कुछ टाइम भी नहीं लगता है। स्टूडेंट लाइफ में इस तरह की चीज़ों को बनाना, तुम कहोगे मिक्सी कहाँ से आएगा, तो बेसन तो मिलता है ना बाहर में, चावल का आटा मिलता है, उसका बाटर बना करके रात को रख दो, 100% वही इफेक्ट आएगा। घर का घी, गांव का शुद्ध घी मुझे तो मिलता नहीं है, कोई स्टूडेंट ही दे देता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। मुझे बहुत टाइम लग गया ये समझने में, ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। खैर कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। ओके, मैंने चाय रख रखी है, अदरक, पानी, मिल्क बॉयल कर रहा है। 10 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तुम्हारे लिए। चलो ओके। आइसोस्टैसी में एरी पढ़ा आपने? अच्छा दीपक ये बताओ कि हम लोग को भी ब्रेकफास्ट कराइए सर। ब्रेकफास्ट कैसे बनेगा ये तुमको बता दिया, बहुत छोटी सी चीज़ है। हम आपको क्यों ब्रेकफास्ट कराएंगे? आप ये सोचिए कि सर आप आओ, मैं करवाता हूँ। सर आज 3 दिन बाद क्लास ज्वाइन किया, बीपीएससी का एग्ज़ाम था। बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसा हुआ मुझे बताओ। बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना स्कोर किया आपने? हम लोग को भी ब्रेकफास्ट कराइए। बताओ कि एरी का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है ना। अब आज प्रैट के बारे में बात करते हैं, या प्राट के विषय में बात करते हैं। तो प्राट का अभिमत क्या है, लिखो प्राट का अभिमत। पहले लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्राट का अभिमत।
ओके। प्राट एरी के ऑपोजिट हैं, ये तो आपको मान के चलना है। तो एक काम करते हैं, एक आइडिया है मेरे पास कि एरी और प्राट की तुलना भी करते हैं एक साथ ही, तो और अच्छा रहेगा। यहां पे लिखते हैं पहले प्राट के अभिमत यानी पोस्टुलेट्स ऑफ प्राट, ये हम लोग यहां लिखेंगे इस तरह से। यहां पे लिखेंगे, तुम ऐसा करो कि दूसरे पेज में एक बॉक्स बनाओ जहां पे हम लोग तुलना करेंगे एरी का प्राट से, क्योंकि ये क्वेश्चन इज वेरी लाइकली टू कम। यहां पर हम लोग तुलना करेंगे। बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं जाएगा, आपको बस स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कि इस तरह से करवाना है। प्राट का अभिमत लिखेंगे और फिर एरी और प्राट पे शिफ्ट करके दोनों का तुलना भी करेंगे। तो आप प्राट में लिखो सियाल सीमा पर उत्प्लावित नहीं है, बल्कि सियाल सीमा पर उत्प्लावित नहीं है, बल्कि sunken in it और resting in it, बल्कि उसमें डूबा है, उसमें निमज्जित है, अथवा एक निश्चित गहराई तक प्रवेश कर नियत है। एक निश्चित गहराई तक प्रवेश कर नियत है। सियाल इज रेस्टिंग ऑन सीमा। ये प्राट का पहला अभिमत है। तुलना में आओ, तो तुलना में आप देखोगे तो एरी ने क्या कहा? एरी ने कहा सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। तो लिखो यहां पे एरी में डाल दो कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। तैर रहा है या उत्प्लावित है, ये पहला कंपैरिजन है दोनों का। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रैट कह रहा है कि नहीं, सियाल सीमा पर उत्प्लावित नहीं है, बल्कि संकीर्ण है। जैसे मान लो कीचड़ है, मड है, तो मड में तुम कोई पत्थर डाल दोगे तो पत्थर एक गहराई तक उसमें अंदर निमज्जित हो जाता है, तो उसको उत्प्लावन नहीं कहेंगे। प्रैट के अनुसार वो उत्प्लावन नहीं है, वो इट इज रेस्टिंग ऑन इट। और जितना पत्थर का भार होगा या स्लैब का भार होगा उतना गहराई तक वो जाता है और फिर बाकी का भाग उसका ऊपर का दिखता है। तो सियाल एक मतलब जो प्लाज्मेटिक स्टेट है मेंटल का, एरी के मत में, कि जो मेंटल के स्टेट को इन्होंने लिक्विड नहीं लिया है, इन्होंने आइसबर्ग से तुलना नहीं की है। इन्होंने तुलना किया है कि जेल की तरह मटेरियल है या टूथपेस्ट की तरह मटेरियल है मेंटल का, उस पे सॉलिड सा सियाल रखा हुआ है। तो जब जेल के ऊपर में आप कुछ बहुत ठोस और भारी पदार्थ रखोगे तो जेल के अंदर वो थोड़ा सा प्रवेश करेगा, उसके बाद वो उसमें रेस्ट करता है, उत्प्लावन नहीं है, तैर नहीं रहा है। फिर प्रैट में आओ,
ये प्रैट का पहला मत था। प्रैट के दूसरे मत में आओ, यानी यहां पर आओ और लिखो यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी। इन्होंने कहा बी में एक समान गहराई, एक समान गहराई परंतु विविध घनत्व, वैरिंग डेंसिटी, परंतु घनत्व में अंतर या विविध घनत्व या घनत्व में अंतर। इसका मतलब हुआ कि पर्वत, पठार, मैदान, ये जो महाद्वीप के या सियाल के 3 अलग अलग इकाई भाग हैं, इनके घनत्व में अंतर होता है, जबकि एरी ने कहा था कि तीनों का घनत्व एक ही होगा और लंबाई अधिक होने के कारण पर्वत की जड़ें अधिक गहराई तक प्राप्त होंगी और मैदान की जड़ें कम होंगी। प्रैट का मानना है कि जो घनत्व है वो पर्वत का, पठार का, मैदान का, वो सब अलग अलग है, वो एक नहीं है। तो एरी से बिल्कुल अलग हो गए, परंतु ये मानते हैं कि नीचे जड़ नहीं होगा और जड़ की जगह एक समतल मिलेगा, यानी एक समान गहराई होगी। पर्वत की गहराई, मैदान की गहराई मेंटल के अंदर में, मेंटल के अंतस्थ में एक ही समान होगा। रूट फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं ये। अब यहां पे आओगे एरी में, तो यहां पे क्या लिखना है? एक समान घनत्व परंतु गहराई में अंतर, गहराई में अंतर, ये दूसरा अंतर है। तीसरा है प्रैट में लिखो, इन्होंने जड़ सिद्धांत को अस्वीकृत किया है। इन्होंने जड़ निर्माण को, सियाल के नीचे पर्वतों की जड़ें होंगी, जड़ निर्माण को अस्वीकृत किया तथा अंतस्थ में गहराई से एक क्षैतिज तल की कल्पना की। अंतस्थ में गहराई से एक क्षैतिज तल की कल्पना की, जहां महाद्वीपों के सभी प्रकोष्ठों का भार, महाद्वीपों के सभी प्रकोष्ठों का भार नियत हो जाता है। सभी प्रकोष्ठों का भार नियत हो जाता है। इधर लिखो, एरी के सिद्धांत में रूट फॉर्मेशन, जड़ निर्माण, केंद्रीय अथवा मुख्य संकल्पना है। रूट फॉर्मेशन मुख्य संकल्पना है। रूट फॉर्मेशन पे एरी का पूरा सिद्धांत ही आधारित है। ये रूट फॉर्मेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो, अगला मत होगा, लिखो प्राट ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को, तैराव सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकृत किया।
तैराव सिद्धांत को अस्वीकृत करते हैं ये, क्योंकि इनके अनुसार सीमा के पदार्थ अथवा मेंटल के अंतस्थ के पदार्थ में आणविक प्रतिरोधिता है, जिससे सियाल एक गहराई को प्राप्त कर संतुलित हो जाता है, एक निश्चित गहराई को प्राप्त कर संतुलित हो जाता है। एरी में लिखो, तैराव सिद्धांत मूल है, तैराव सिद्धांत तो मूल है इसमें, तथा सियाल सीमा पर तैर रहा है, जिसके कारण मैग्मा का क्षैतिज विस्थापन होता है। मैग्मा का क्षैतिज विस्थापन होता है, जबकि प्राट ने मैग्मा के क्षैतिज विस्थापन को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन एरी में मैग्मा संचरण प्राप्त होता है, एरी में मैग्मा संचरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखिए अगला प्राट में कि फोर्स ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन बल को भी अस्वीकृत करते हैं, उत्प्लावन बल को भी अस्वीकृत करते हैं। तथा उत्प्लावन बल की जगह इन्होंने एक ऐसे क्षैतिज तल की कल्पना की है, उत्प्लावन बल की जगह इन्होंने एक ऐसे क्षैतिज तल की कल्पना की है जहां सियाल का भार अथवा सियाल के विभिन्न प्रकोष्ठों का भार अंतस्थ के मैग्मा के आणविक प्रतिरोधिता के समतुल्य होते हैं, आणविक प्रतिरोधिता के समतुल्य होते हैं। इस काल्पनिक क्षैतिज तल को लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन कहा गया है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति की रेखा की संज्ञा दी गई है।
क्षतिपूर्ति की रेखा की संज्ञा दी गई है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन की संज्ञा दी गई है, क्षतिपूर्ति की रेखा की संज्ञा दी गई है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन की संज्ञा दी गई है। लिखो इधर एरी में लिखो, चूंकि एरी में जड़ का निर्माण होता है, अतः इस प्रकार का कोई भी क्षैतिज तल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का कोई भी क्षैतिज तल प्राप्त नहीं होता। और यदि लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन की कल्पना की जाए, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन की कल्पना भी की जाए, तो यह एक जिगजैग रेखा के रूप में प्राप्त होगी। यह एक जिगजैग रेखा के रूप में प्राप्त होगी। जिगजैग रेखा के रूप में प्राप्त होगी। अब लिखो, मूल सिद्धांत में आते हैं। प्रैट का सिद्धांत, पोस्टुलेट्स हो गया, तो प्रैट का सिद्धांत लिखो। प्रैट ने एरी की भांति एक प्रयोग से लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन को सिद्ध किया, क्षतिपूर्ति की रेखा को सिद्ध किया, तथा क्षतिपूर्ति की रेखा को सिद्ध किया, तथा इसी रेखा के इसी क्षतिपूर्ति की रेखा के कारण भूसंतुलन की दशा को माना है। भूसंतुलन की दशा को माना है।
मरकरी से भरे, पारे से भरे एक बर्तन में इन्होंने पारे से भरे पारे से भरे एक बर्तन में वही तो पानी हमारा सब जल गया। थोड़ी देर से याद दिलाए तुम लोग। लिखो, पानी से भरे, पारे से भरे बर्तन में यहां पे मर्क्यूरी भरा हुआ है। पारे से भरे बर्तन में विभिन्न धातुओं के अलग अलग टुकड़ों को डुबोया, जिनका भार एक समान था। जिनका भार एक समान था, द्रव्यमान भार एक समान था, परंतु घनत्व में अंतर। परंतु घनत्व में अंतर। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल इत्यादि। पारे से भरा ये टैंक है, इसमें पारा भरा हुआ है। पारा क्यों लिया जाता है बार बार? मैंने आपको बताया था, रूम टेम्परेचर पे पारा क्या होगा? लिक्विड होता है। तो पारे से भरे टैंक में यदि हम एल्युमिनियम के एक टुकड़े को, जिसका भार 1 केजी मान लेते हैं, आयरन का भार भी 1 केजी ही मानते हैं, और निकेल का भार भी 1 केजी ही मानते हैं। अब चूंकि द्रव्यमान एक है, लिख लो, चूंकि इन धातुओं का द्रव्यमान, मास अथवा भार समतुल्य है, परंतु घनत्व में अंतर है। अतः परंतु घनत्व में अंतर है, अतः इनकी लंबाई में अंतर होगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सरफेस का एरिया है, जो सरफेस एरिया है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान हो,
समझ गए? यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान हो, तीनों टुकड़ों को डाला गया। अब लिखो, ये तीनों टुकड़े या ये धातु के टुकड़े एक ही गहराई को प्राप्त कर रहे थे। अंतस्थ में या मरकरी में एक ही गहराई को प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि उनका भार, उनका द्रव्यमान भार समतुल्य है। द्रव्यमान भार समतुल्य है। परंतु उनकी लंबाई में अंतर होगा। परंतु उनकी लंबाई में अंतर होगा, क्योंकि उनके घनत्व में अंतर है। लिखो, घनत्व विषमानुपाती होता है आयतन का। घनत्व विषमानुपाती होता है आयतन का। तो इनके घनत्व में अंतर है। अगर यहां पे घनत्व को हम x ले लें तो ये x प्लस है और ये x डबल प्लस है। घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी इंक्रीजिंग का साइन दिया हुआ है। देखो, x अगर घनत्व है इसका तो x प्लस 1, x प्लस और ये x डबल प्लस है। घनत्व में अंतर है, इसलिए लंबाई में अंतर होगा। देखो, इसी उदाहरण को सियाल के परिप्रेक्ष्य में भी दर्शाया जा सकता है। बेस लेवल ये हो गया, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन हो गया। ये है मेंटल का अंतस्थ, मेंटल सबस्ट्रेटम, मेंटल का अंतस्थ है ये। इसका अगर डेंसिटी पर्वत है, ये अगर ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू है और ये प्लेन है। और यहां ये देखो समुद्र है, यहां पे ये सी लेवल है। चाय तो हमारी पक गई। हमारी चाय छोटा सा एक ब्रेड क्रम्ब के साथ, रस्क नहीं है, होल ग्रेन
का एक छोटा सा ये टुकड़ा है। मुझे कितना भी भला बुरा कहोगे, लेकिन हम तो ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ और सिखाएंगे ही। खुश रहना, हेल्दी रहना, स्टाइल से जीना। दुनिया तो कमेंट करती ही है, तुम पे भी करेगी। भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ अलग होना पड़ता है। तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो यार, तुमको नहीं बताएंगे सिखाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। इस बात का बहुत स्टूडेंट बुरा भी मानता है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है इस मामले को लेकर के। बाकी ज्योग्राफी तो तुम देख ही रहे हो। तो मान लो माउंटेन का घनत्व है 2.6, तो ये होगा 2.8, ये मान लेते हैं इसका 3.0। इस तरह से घनत्व का अंतर होता है। लेकिन जो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन के पास भार है, पर्वत का, पठार का, प्लेन का, ये भार यहां पर इक्वल होता है। अगर वेट एक्सर्टेड बाय द डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द सियाल को अगर हम देखेंगे तो हर सेक्शन में, इसको मान लेते हैं इसका सेक्शन है ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये हमारा बेस लाइन है जहां से मैग्मा मिल रहा है। बेस लाइन क्या हुआ? जहां से मैग्मा मिल रहा है वो बेस लाइन होगा। समुद्र तल बेस लाइन नहीं होता है। पानी के अंदर थोड़ा ही सियाल डूबा हुआ है, मैग्मा के अंदर डूबा हुआ है, तो जहां से मैग्मा मिलना शुरू हुआ उसको बेस लाइन माना जाता है। इतनी क्लैरिटी है यहां पे, देखो कि बेस लाइन क्या है, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है, भी और समझाना है। तो ये तीन, यानी यहां पर इक्वेशन क्या हो रहा है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, जहां पर ये सब क्या है, ये तीनों वेरिएबल्स क्या दिखा रहा है? द्रव्यमान भार को। A और B C है क्या? वेट है, वेट ऑफ द सियालिक मास, ये वेट ऑफ द सियालिक मास है। अगर हम A प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो ये टोटल वेट ऑफ द सियालिक मास हो जाएगा, जहां पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब जितना भार पर्वत लगा रहा है मेंटल के ऊपर में, द्रवित मेंटल के ऊपर में, उतना ही पठार, उतना ही प्लेन, सबका भार समतुल्य मान लिया है इन्होंने। अब एक उदाहरण से समझाते हैं, बिल्कुल समझ जाओगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। बताओ, एक किलो कॉटन और 1 किलो लोहे में क्या अंतर है? दोनों में कौन भारी है? लिख के बताओ। अरे आर्च, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? किसी को कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उत्तर आ गया। अलीशा का आयरन, हर्षित का आयरन, अभिषेक लिख रहा है बराबर है। हे भगवान, आखिर वही हुआ। विनीत लिख रहा है इक्वल है।
दीपक लिख रहा है डेंसिटी में अंतर है लेकिन इक्वल है। अरे जब दोनों का वेट एक एक केजी है तो दोनों का भार बराबर ही होगा ना। मयूर वैद्य, सेम वेट, वॉल्यूम अलग अलग है। वॉल्यूम अलग होगा, वेट तो एक ही होगा ना। 2-3 लोग तो बिल्कुल फंस गए। देखो जितेंद्र लिख रहा है 1 kg आयरन विल बी मोर वेटेड। उफ, 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन में पूछा गया दोनों का किसका ज्यादा द्रव्यमान है या भार है, दोनों का बराबर है। दोनों का वेट एक होगा लेकिन वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि अब आर्च लिख रहा है आयरन। बहुत मजा आया। क्लास होता ना, ऑफलाइन क्लास, तब उन लोगों का 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन दोनों का भार बराबर है। समझ गए? अब ये देखो, कोशिश करो समझने की, ध्यान से सुनना। अगर कॉटन का एक सिलिंड्रिकल पाइप बना दिया जाए जिसका बॉटम सरफेस एरिया आयरन के बॉटम सरफेस एरिया के बराबर रखा जाए, आयरन का भी एक सिलिंड्रिकल, 1 किलो आयरन है ना या 10 kg आयरन है जो भी तुम्हारे पास है, तुमने उसका एक सिलिंड्रिकल पाइप बना दिया और जो सिलिंड्रिकल पाइप के नीचे का जो सरफेस एरिया है उसको तुमने उतना ही रखा जितना कि कॉटन वाले पाइप का। तो दोनों में किसकी लंबाई ज्यादा होगी? कॉटन की लंबाई ज्यादा होगी, कॉटन काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो भार होगा किसी तल पर, द वेट एक्सर्टेड बाय दिस टू कॉलम्स शैल बी इक्वल। जो दोनों का भार होगा किसी सतह पर वो तो बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान भार क्या है? बराबर है। इसी तरह से माउंटेन का भार 1 kg, प्लेन का भार 1 kg, प्लेटू का भार 1 kg मान लिया, तीनों का भार बराबर है। और माउंटेन क्यों ऊंचा दिख रहा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। अब प्लेट्यू को क्यों कम दिखता है? उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है। और प्लेन नीचे क्यों है? क्योंकि उसका डेंसिटी उससे भी ज्यादा है। यहां देखो, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन भार तो एक ही इक्वल भार यहां पे लगाएगा ना, इक्वल वेट यहां पे लगाएगा ना। 1 kg 1 kg 1 kg का कॉलम लिया है। अब ये इसी तरह से यहां देखना है कि माउंटेन का, प्लेट्यू का, प्लेन का, तीनों बराबर द्रव्यमान भार जाकर के जिस सतह पर, जिस काल्पनिक सतह पर जाकर द्रव्यमान भार सबका इक्वल हो जाता है, वही लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन को अब समझाते हैं। अगर मैग्मा पिघलित दशा में है और उस पर ऊपर से भार रखा गया, स्लैब रखा गया, कॉन्टिनेंटल स्लैब्स को रखा गया, तो उस मैग्मा में प्रवेश करेगा ना। कहां तक प्रवेश करेगा? वहां तक प्रवेश करेगा जहां पर वेट एक्सर्टेड बाय द कॉलम, जो प्रकोष्ठों का भार है वो, और जो रेजिस्टेंस फ्रॉम बिलो, मोलिकुलर रेजिस्टेंस फ्रॉम बिलो, जो आणविक प्रतिरोधिता है अणुओं की, मैग्मा की, वो दोनों जाकर के जहां बराबर हो जाएगा वहां पर स्टेबल हो जाएगा, वहां पे भू संतुलन हो जाएगा। तो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है? वह काल्पनिक क्षैतिज सतह जहां पर सियाल का भार और मोलिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ मैग्मा, मैग्मा का अंतस्थ के मैग्मा का जो आणविक प्रतिरोधिता है, वो दोनों इक्वल हो जाता है। तो एक काल्पनिक सतह है जहां पर जाकर के सभी माउंटेन या जो प्लेट्यू और प्लेन है उनका जो बेस है वो जाकर के स्टेबल हो जाता है, इसीलिए भू संतुलन कायम है। ये बात किसने कही? ये बात प्राट ने कही है। कितने लोग समझ पाए? लिख करके भेजो कि जिस तरह से कॉटन का वेट कम और आयरन का ज्यादा बता रहे हो,
दोनों बराबर है, आपने बिल्कुल लिख दिया था पहले, 1 सेकंड में ही आपको आ गया था कि दोनों बराबर है। हमारे किसी भी बात का पर्सनली नहीं लिया करो, इतने सेंसिटिव नहीं बनो। कोई स्टूडेंट पर्सनली नहीं लेगा, मस्ती के मूड में जाते हैं कभी कभी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? प्राट मैंने बिल्कुल समझा दिया है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है? हमारे डायग्राम से तो बिल्कुल क्लियर हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अब एल्यूमिनियम का घनत्व तो कम है तो कॉलम बड़ा है, आयरन का घनत्व तो उससे थोड़ा बढ़ गया तो कॉलम छोटा हो गया। ये मैग्मा के विस्थापन को नहीं मानते हैं ना। मैग्मा का विस्थापन है या नहीं ये तो हम लोग विवेचना करेंगे, लेकिन इन्होंने मैग्मा के विस्थापन को नहीं माना है। ये प्राट की भूल भी हो सकती है। मैंने कब कहा कि प्राट सही कह रहे हैं? लेकिन प्राट ने अपने मॉडल में कहा कि ये निकेल, फेरस और एल्यूमिनियम संतुलन तभी दिखाएगा जब एक निश्चित गहराई को तीनों प्राप्त करेगा। इनकी आलोचना भी हुई है और कल मैंने आपको बताया था कि जो एरी का मॉडल है वही सत्य के करीब है। मैग्मा का विस्थापन सचमुच में होता है और जो ग्लोबल आइसोस्टैटिक मॉडल मैंने बताया था कल, सर्कुलेशन ऑफ जियोमेटीरियल, वो सत्य है। तब आप लिखिए तीसरा हाइस्किनेन का मॉडल। डायग्राम बना लिया? अब लिखो हाइस्किनेन का मॉडल। हाइस्किनेन का स्पेलिंग कल दिया था, दोबारा मत पूछो। लिखो हाइस्किनेन ने एरी और प्रैट के मतों की समीक्षा की है तथा इनका सिद्धांत एक प्रकार का समन्वयन सिद्धांत है। इनका सिद्धांत एक प्रकार का समन्वयन सिद्धांत है। सिंथेटिकल थ्योरी है, समन्वयन सिद्धांत है, जिसमें एरी एवं प्रैट के वैज्ञानिक अभिमतों का संश्लेषण किया गया है। ये क्या था? एरी एवं प्रैट के वैज्ञानिक मतों का संश्लेषण किया गया है। इन्होंने ठहराव सिद्धांत एवं उत्प्लावन बल का समर्थन किया है।
फिर लिखो परंतु प्रैट से महाद्वीपीय प्रकोष्ठों के घनत्व में अंतर, महाद्वीपीय प्रकोष्ठों के घनत्व में अंतर को भी स्वीकृत किया। को भी स्वीकृत किया। अर्थात पर्वतों का घनत्व पठारों की तुलना में कम होता है। पर्वतों का घनत्व पठारों की तुलना में कम होता है। यह तुम्हारा महासागरीय द्रोणी, ये लाइन है तुम्हारा आधार तल, ये तो सी लेवल है ही। इस भाग को अगर हम इस तरह से डॉटेड दिखाएंगे ना, तब क्लियर दिखेगा कि ये भाग डूबा हुआ भाग है। ये जो भाग है ये पूरा डूबा हुआ भाग है और अंतस्थ यही है। अंतस्थ यही है। प्रवर यानी मेंटल। इतना बड़ा हिंदी देख के तो एग्जामिनर भी परेशान हो जाएगा। तो ये अंतस्थ है, मेंटल है प्रवर। अर्थात पर्वत का घनत्व तो पठार से कम होता है। लिखो परंतु इनके अनुसार घनत्व न सिर्फ क्षैतिज प्रकोष्ठ में परिवर्तनशील होता है, बल्कि गहराई के साथ भी बढ़ता है। गहराई के साथ भी बढ़ता है। अतः पर्वतों की जड़ें कम गहराई पर भी संतुलित हो जाएंगी। कम गहराई पर भी संतुलित हो जाएंगी।
अर्थात एरी के 1:9 रेशियो को अस्वीकृत करते हैं, 1:9 रेशियो को अस्वीकृत करते हैं तथा जड़ की गहराई को 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। अर्थात इनके अनुसार वैरिंग डेंसिटी विथ वैरिंग डेप्थ, ये चीज को पकड़ लेना है बिल्कुल इस फॉर्मूले को। एरी क्या था? यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग डेप्थ। प्रैट क्या था? वैरिंग डेंसिटी विथ यूनिफॉर्म डेप्थ। और ये क्या कह रहा है? वैरिंग डेंसिटी विथ वैरिंग डेप्थ। तीनों का ये मूल है, कोर यही है। अर्थात इनके अनुसार घनत्व का भी अंतर होता है और गहराई में जड़ें भी प्राप्त होती है, यानी गहराई, प्रकोष्ठों की अलग अलग गहराई भी प्राप्त होगी, गहराई में भी अंतर होता है। अब हाइस्किनेन को समझना है ना, तो एक लाइन काफी है। पूरा का पूरा मॉडल किसका है? एरी का। पूरा मॉडल एरी का है, लेकिन एरी में एक सुधार क्या करना है? एरी में दो दोष थे ना। पहला कि इतनी अधिक गहराई तक, अगर 1:9 के रेशियो में गहराई को देखेंगे पर्वतों का, तो उस गहराई पे चट्टानें पिघल जाएंगी। सियाल वहां पे ठोस नहीं रह सकता है, 80 किलोमीटर गहराई को प्राप्त नहीं करेंगी पर्वत की जड़ें। एरी में दोष था, 1:9 रेशियो को गलत माना गया। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर गहराई में जाकर के स्टेबल करना है तो गहराई के साथ घनत्व को भी बढ़ाओ। जैसे मान लो कि अगर ये एक समान घनत्व का है, लकड़ी है, पानी में तैर रहा है, ये है ना, तो पानी में तैर रहा है तो ऐसे डूबा हुआ है, ये इतना भाग नीचे इतना भाग ऊपर। लेकिन अगर इसी भाग को हम क्या करेंगे कि नीचे में लोहे का एक कैप लगा दें या कुछ अधिक घनत्व को बढ़ा दें, नीचे में अधिक घनत्व वाले लकड़ी को ही लगा दें। लकड़ी का भी तो अलग अलग घनत्व होता है ना, एक सॉफ्टवुड होता है, एक हार्डवुड होता है। तो अगर अलग घनत्व लगा देंगे तो उतनी गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऊपर में ही स्टेबल हो जाएगा। और यह सत्य भी है कि ज्यादा गहराई तक जड़ें प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर हम मान लें कि पर्वत की गहराई के साथ जड़ों में डेंसिटी भी लगातार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो कम गहराई पर भी माउंटेन स्टेबल हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि गहराई के साथ भी घनत्व देखो बढ़ा और क्षैतिज रूप से भी बढ़ रहा है। अगर हम क्षैतिज रूप से भी देखें तभी घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व का अंतर गहराई के साथ भी है, वर्टिकली भी है और क्षैतिज भी है। बाकी शेष मॉडल वही है। फिर लिखो, हाइस्किनन ने ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को यहां पर क्या है? इरोजन। ये क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या था? डिपोजिशन। तो लिखो, हाइस्किनन ने वैश्विक भूसंतुलन को या वैश्विक भूसंतुलन की प्रक्रिया को बहिर्जात शक्तियों एवं बहिर्जात शक्तियों जैसे अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक शक्तियों एवं अंतस्थ में मैग्मा के प्रवाह
अंतस्थ में मैग्मा के प्रवाह से संबंधित माना है। मैग्मा के प्रवाह से संबंधित माना है। अब इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको पूरा लिख दो और यही डायग्राम बना दो। कैसे इरोजन हो रहा है पर्वत का, डिपोजिशन हो रहा है, तो क्रस्ट वहां नीचे बैठेगा, तो मैग्मा का प्रवाह होगा। यही है तुम्हारा मैग्मेटिक फ्लो। यहां पे मैग्मा का प्रवाह हो रहा है और ये मैग्मा का उत्थान हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। मैग्मा का उत्थान होने से यहां पे पहले तो क्रस्ट का ही उत्थान होगा, अब ये चलेगा तो फिर वापस वही, ये लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये लाइन जो हम लोगों को मिलेगा ये होगा लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन। एरी जैसा बिल्कुल है। एरी में सिर्फ एक ही अंतर करना है कि नीचे घनत्व बढ़ा दो, और एरी ने सबके घनत्व को एक माना, इसमें घनत्व का अंतर कर दो। सो ये इसने प्रैट से ले लिया, ये अपने ऐड कर लिया, और बाकी एरी का मॉडल। कितना लोग समझ गया आइसोस्टैसी को? मैं बीपीएससी का एग्जाम दी हूं लेकिन 70 ही सही बना पाई। बिगिनर के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। कट ऑफ तो आपका शायद 85, महिलाओं का रिजर्वेशन भी है वहां पे थोड़ा। बिल्कुल समझा जा सकता है। आइसोस्टैसी तो जितेंद्र को सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही रिलेट कर रहे हो। इंडस्ट्रियल प्लांट इरेक्शन और बिल्डिंग, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है, वो आइसोस्टैसी को ध्यान में रखते हुए ही बनता है। बिल्डिंग का वेट कितना होगा, कितनी गहराई तक बिल्डिंग के रूट्स को लेकर के जाएं, कितनी गहराई तक बिल्डिंग के रूट्स को रखें कि बिल्डिंग स्टेबल हो जाएगा, या फिर बिल्डिंग का जो बेस बनता है उसका सरफेस एरिया कितना रखा जाए। स्वाति प्रिया का 106 आ रहा है। आपका नेटिव स्टेट है या फिर आप आउटसाइडर हो? रिजर्वेशन है या नहीं? बहुत सारी शर्तों पे डिपेंड करेगा। कहाँ क्या लिखा है? पठार मैदान द्रोणी लिखा है। जो एरी में लिखा था वही लिखा है, उससे अलग कुछ नहीं लिखा है। एरी का अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सेम डायग्राम है, कोई अंतर नहीं इसमें, सिर्फ डेंसिटी का अंतर दिखाया गया है। फिर तो आपका बिल्कुल पीटी होना तय है, बिल्कुल पीटी होना तय है।
आपका कट ऑफ तो 86 to 90 के बीच में जाएगा, 86 से ऊपर नहीं जा सकता आपका कट ऑफ। आप तो कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर जा रहे हो। बाकी लोग एवरेज कितना स्कोर करके आया है? आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके अनुसार कितना लोग एवरेज स्कोर कर रहे हैं? जितेंद्र का इंजीनियरिंग बहुत काम आ रहा है आइसोस्टैसी में। पूछिए, दीपक जी पूछिए जल्दी से। डायग्राम बन गया आप लोगों का? अगर बन गया तो अब चलते हैं। लिखो, प्लेट विवर्तनिक एवं समस्थैतिकी। सारे लोग 100 स्कोर किए हुए हैं। एनटीपीसी का फॉर्म अगर आप भरे हो और तैयारी नहीं है तो देने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इतना आसान एग्जाम नहीं होता है। देश में इतने इंजीनियर्स बैठते हैं, आईएएस से ज्यादा उधर ही कंपटीशन चल रहा है आजकल। और टेक्निकल प्रश्न है, उसको बहुत कुछ रटना होता है, तभी आप लिख पाओगे। या तो 100% उधर रहो या 100% इधर रहो। ये बीच बीच वाला लोग ना कहीं का नहीं रहता है, मैंने देखा हुआ है बिल्कुल जिंदगी में। जो लोग एसएससी और आईएएस दोनों का तैयारी करने लगते हैं वो पीसीएस भी नहीं कभी बन पाते। अगर सभी लोग 100 के आसपास हैं आपके ग्रुप में तो फिर सब लोगों का पीटी होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में आज तक तो 97 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। जनरल की बात की जा रही है, और वहां तो बीपीएससी में तो महिला रिजर्वेशन प्लस ईबीसी रिजर्वेशन, तो आप अपने लिए खूब मेहनत करो। आप मेंस की तैयारी जबरदस्त करो। हर साल टॉप 25 में 7-8 लोग ज्योग्राफी से हमारे ही होते हैं, हर साल। दो साल पहले तो एक रैंक 1 भी थी, रोशनी या पता नहीं क्या नाम था उसका। ओके, अब लिखो आइसोस्टैसी एवं प्लेट टेक्टोनिक्स। लिखो, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। अगर प्राट की आलोचना करनी होगी तो प्राट की आलोचना में जो एरी का मत है वो ज्यादा सही है, तो प्राट की आलोचना करनी होगी तो एरी के मत के आधार पर, जो हमने तुलना करके बताया है ना कि प्रैट ने रूट थ्योरी को नहीं माना, लेकिन सत्य क्या है? रूट है। उत्प्लावन बल को नहीं मानते, सत्य क्या है? उत्प्लावन बल है। बॉयंसी को नहीं मानते, बॉयंसी है ना। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन एक जिगजैग लाइन बनता है हाइस्किनन में भी, एरी में भी, और यही सत्य है। तो प्राट की आलोचना तो एरी से ही हो जाएगी। उस तुलना से जो हमने 6 तुलना निकाला वो सब का सब सिर्फ एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला जो है ना, ये सिर्फ प्राट अच्छा कर पाए, इंप्रूव कर पाए, और उनका लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन का आइडिया भी सही है, लेकिन लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन प्राट में 36 तल मिलता है जो सही नहीं है। देखो यहां जिगजैग लाइन मिला है, मैंने लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है। महासागरीय द्रोणी, मैदान, पठार, यहां इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अवतलन, उत्थान, मैग्मा का फ्लो, अंतस्थ, ये बेस लेवल यहां है, ये है बेस लेवल।
चलो ओके, वेल डन। अब हम लोग चलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डायग्राम सब हमारा पढ़ा ही हुआ है, इरेज भी नहीं किए हैं अभी तक। चलो क्या जाओ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड आइसोस्टेसी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड आइसोस्टेसी। लिखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड आइसोस्टेसी में देखो, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेट कठोर एवं दृढ़ चट्टानों से निर्मित हैं। कठोर एवं दृढ़ चट्टानों से निर्मित हैं। अतः प्लेटों के आंतरिक भाग में आइसोस्टेसी कार्य नहीं कर सकती। प्लेटों के आंतरिक भागों में आइसोस्टेसी कार्य नहीं कर सकती। तथा प्लेट सीमाओं पर समस्थैतिकीय शक्तियों की संभावनाएं हैं। अपसारी सीमाओं के पास प्लेटों का निर्माण हो रहा है। अर्थात भूपर्पटीय पदार्थ का एडिशन होता है। जमाव होता है। अतः वहां भूसंतुलन के लिए अवतलन होगा। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि
बैसाल्टिक लावा के जमाव के बावजूद कटकों की ऊंचाई नियत रहती है। अर्थात जिस दर से मैग्मा का जमाव होता है उसी दर से कटकों का अवतलन भी हो रहा है। जिस दर से मैग्मा का जमाव होता है उसी दर से कटकों का अवतलन भी होता है। इसी प्रकार अभिसारी सीमाओं के पास भूपर्पटी का विनाश हो रहा है। महासागरीय भूपर्पटी अथवा बैसाल्ट का विनाश हो रहा है। तथा बैसाल्ट के पृथक्कीकरण से हल्के पदार्थ ग्रेनाइट एवं एंडीसाइटिक लावा का निर्माण होता है। सब पढ़ाया हुआ है। अतः यहां समस्थैतिकी तथा चूंकि वहां पर भूपर्पटी का विनाश हो रहा है और हल्के पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए वहां समस्थैतिकी का कार्य पर्वतीय उत्थान के रूप में प्राप्त होता है। समस्थैतिकी का कार्य पर्वतीय उत्थान के रूप में प्राप्त होता है।
समझाते हैं इसको। लिखो, जैसे हिमालय में प्राप्त उत्थान, जैसे हिमालय में प्राप्त उत्थान, हिमालय में वर्तमान में भी हाइट बढ़ा है। चाइनीज नेपालीज मिशन में ऐसा कुछ कहा गया है। लिखो, अर्थात जहां भूपर्पटी का निर्माण होगा वहां अवतलन, तथा जहां पर्वत निर्माण के क्षेत्र हैं वहां उत्थान की प्रक्रिया समस्थैतिकी से ही प्रेरित होती है। समस्थैतिकी से ही प्रेरित होती है। इस डायग्राम पे समझ में आएगा, आपको चिंता नहीं करना है। कॉन्टिनेंट है ये, ओशियनिक क्रस्ट है ये सी लेवल है ये। अब देखो, ये कौन सी सीमा है? अपसारी सीमा। तो अपसारी सीमा के पास मैग्मा का उत्थान हो रहा है और मैग्मा यहां जाकर के भूपर्पटी का निर्माण करती है। अब मैग्मा चूंकि यहां पर बैसाल्टिक भूपर्पटी का निर्माण कर रही है, जो भूपर्पटी के औसत घनत्व से अधिक है, भूपर्पटी के औसत घनत्व से अधिक है, यानी यहां भार का एडिशन हो रहा है। तो जब भार का एडिशन होगा तो यहां पर जो प्लेट के ये किनारे वाले भाग हैं, सीमांत हैं, इनका नीचे की ओर अवतलन होता है। क्यों? यहां पे जहां भी क्रस्ट पे भार का एडिशन होगा वहां पे अवतलन ही होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार यहां पर अवतलन होगा। अब यही कारण है कि मैग्मा तो यहां से निकल रही है और मैग्मा निक्षेपित भी हो रही है दोनों तरफ, लेकिन कटक कभी भी ऊंचाई को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि जितना डिपोजिशन हो रहा है उतना ही यहां पर प्लेट नीचे की तरफ अवतलित हो जा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर उठा, 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो कटक का भार स्टेबल है, कटक का जो हाइट है वो नियत है। तो यहां पर आइसोस्टेसिस कैसे काम कर रहा है? अवतलन के रूप में। अब यहां प्लेटों का यहां क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। यहां प्लेट का विनाश हो रहा है और यहां जो भी प्लेट बन रहे हैं, ये जो प्लेट यहां पे बन रहे हैं इस तरह से, यानी जो क्रस्ट बन रहा है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट बन रहा है, ये मैग्मा का प्रवेश। और ये कौन सा मैग्मा है? एंडीसाइटिक है या ग्रेनाइटिक है, जो कि बेसाल्ट की तुलना में कम डेंसिटी का होता है। तो हेवी डेंसिटी वाला क्रस्ट यहां पे डिफरेंशिएट होकर के, विनाश होकर के, और लाइटर डेंसिटी का मटेरियल, हल्के पदार्थों का निर्माण हो रहा है। यानी यहां पर क्रस्ट का वेट क्या हो रहा है? घट रहा है। ओवरऑल क्रस्ट का वेट अगर देखोगे तो यहां पे घट रहा है, यहां पर क्रस्ट का वेट बढ़ रहा है। तो जहां पे क्रस्ट का वेट घटेगा वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर क्रस्ट ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर कॉम्पनसेशन काम करता है। एरी के प्रिंसिपल में भी यही था, हाइस्किनन में भी यही था, इसमें भी यही है। लेकिन बस इतना अंतर है कि प्लेटों की सीमाओं पर आइसोस्टेसिस को दिखाना है, न कि प्लेट के मध्य भाग में। तो इसके कारण ये जो ऊपर की तरफ काम करेगा तो हिमालय का उत्थान भी करेगा। ये हिमालय में देखो, ये उत्थान जो हो रहा है निरंतर, उसका कारण आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट भी हो सकता है। इस डायग्राम को बनाओ, फिर एक हम फाइनल डिस्कशन इस पे हम लेते हैं, जो कि बहुत ही रोचक होना चाहिए और बिल्कुल आई ओपनर होना चाहिए आपके लिए। यहां पर है अपसारी सीमा, यहां तो वही प्लेट का विनाश हो रहा है, और यहां पर इसी तरह से कोस्टल माउंटेन्स बनते हैं। ये हमारा जो यहां बना है ओसेनिक प्लेट वाला, ये क्या है? ये आइलैंड आर्क है। ये क्या है? ये कोस्टल कॉर्डिलेरा है।
कोस्टल कॉर्डिलेरा है। आइसोस्टैसी कैसे फंक्शन करती है उसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहां है आपके सामने। अब इसके बाद लिखो, आधुनिक विद्वान स्ट्रॉलर भी, आधुनिक विद्वान स्ट्रॉलर भी आइसोस्टैसी को स्वीकृत करते हैं तथा इन्होंने पर्वतों के अपरदन दर एवं आइसोस्टैटिक कॉम्पनसेशन को समस्थैतिक क्षतिपूर्ति को 5:4 के अनुपात में 5:4 के अनुपात में गणित किया है। 5:4 के अनुपात में इसको माना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5 मीटर का कटाव होगा, अपरदन होगा तो 4 मीटर का उत्थान होगा, 4 मीटर का उत्थान होगा। यानी आइसोस्टैटिक कॉम्पनसेशन से पर्वत की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, यानी 1 मीटर पर्वत की ऊंचाई घट रही है, घटेगी। माउंटेन का जो एवरेज हाइट है वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर घट जाएगा, उत्थान के बावजूद घट जाएगा। ये तुमको हम बिल्कुल अलग हट करके कुछ बता रहे हैं नए आधुनिक मॉडल्स के अनुसार। आइसोस्टैटिक कॉम्पनसेशन होता है, जैसे तुम एक उदाहरण लो, अगर कोई पर्वत का 5 मीटर कटाव होता है, उसके श्रृंग का, उसके शीर्ष का 5 मीटर कटाव होता है प्रदनकारी शक्तियों के द्वारा, और 5 मीटर नीचे से उत्थान ही हो जाएगा, तो फिर पर्वत तो कभी घटेगी ही नहीं। तो होता क्या है कि 5 मीटर जब कटता है तो 4 मीटर का कॉम्पनसेशन होता है, 5 का नहीं होता, यानी 1 मीटर पर्वत घट जाएगा। अब इसका एक उदाहरण समझ सकते हो, या लिखना भी है तुमको, कि अरावली 2 बिलियन साल से अपरदन चक्र चल रहा है, लेकिन अरावली आज तक घटा नहीं है। मतलब घटा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अरावली का ऊपर का भाग कटता है, नीचे से कॉम्पनसेशन होता है। अगर मान लो अरावली की जड़ें 70 किलोमीटर नीचे थी, 60 किलोमीटर नीचे थी, 45 किलोमीटर नीचे थी, तो ऊपर से अगर 40 किलोमीटर कटा होगा तब भी 5 किलोमीटर अभी शेष है उसमें। समझा या नहीं? इसलिए आइसोस्टैसी एक बहुत बड़ा सत्य है और अरावली उसका उदाहरण है। हिमालय में अगर आइसोस्टैसी नहीं होगा तो पर्वतीय उत्थान नहीं होगा, हिमालय की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। कैसे हम दिखाते हैं तुमको, मान लो कि ये हिमालय है, ये हिमालय है। अब क्या है कि अंतर्जात शक्तियां कार्य कर रही हैं। अंतर्जात शक्तियों ने हिमालय की ऊंचाई को 10 मीटर इंडोजेनेटिक फोर्स ने 10 मीटर ऊंचाई को बढ़ाया। समझे? लेकिन क्या हो रहा है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स अब ज्यादा वहां पे काम कर रहा है। यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स
क्या कर रहा है वहां पे कि कम से कम 16 मीटर कटाव कर रहा है। तो हिमालय में क्या होना चाहिए था, -6 मीटर घटना चाहिए था, लेकिन हिमालय की हाइट घटती नहीं है, क्योंकि जो 16 मीटर कटाव है उसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो लगभग 12 मीटर ऊंचाई आइसोस्टेसी के कारण बढ़ रही है। आइसोस्टेसी ने 12 मीटर बढ़ा दिया, यानी हिमालय में कुल गेन क्या हो गया, 6 मीटर। हिमालय की ऊंचाई कुल 6 मीटर तक अधिक पाई जाएगी। और अगर इसमें हम आइसोस्टेसी को हटा दें, अगर आइसोस्टेसी को 0 कर दें, तो हिमालय की हाइट तो अंतर्जात शक्तियों के होने के बावजूद घटती रहेगी। इसीलिए हिमालय के विषय में लिखा रहता है, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, उसका कारण अंतर्जात शक्तियां उतनी नहीं है, क्योंकि अंतर्जात शक्तियों से तो बहिर्जात शक्तियां ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हिमालय का तो अपर्दन होना चाहिए, हिमालय का हाइट घटना चाहिए, लेकिन हिमालय का हाइट फिर भी बढ़ रहा है। यही समस्थैतिकीय एक शक्ति का प्रमाण है कि समस्थैतिकीय शक्ति 5:4 के रेशियो में काम करती है। तो आप देख लो इक्वेशंस को कि हिमालय में 6 मीटर का हाइट पिछले 1000 वर्ष में, 1 मिलेनियम में बढ़ा है। और ये मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये स्ट्रॉलर का कैलकुलेशन किया हुआ है। स्ट्रॉलर ने इसको माना है कि हिमालय में इंडोजेनेटिक फोर्सेस 10 मीटर 1000 वर्ष में अपलिफ्टमेंट करती हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करती हैं, 16 मीटर का कटाव कर रही हैं। लेकिन आइसोस्टेसी का फोर्स 12 मीटर फिर से अपलिफ्टमेंट करता है। तो 6 मीटर हिमालय की हाइट में पिछले 1 मिलेनियम में ऊंचाई बढ़ी है। आशा है कि आपको आइसोस्टेसी समझ में आया होगा हिमालय के परिप्रेक्ष्य में। कितने लोग समझ गए आइसोस्टेसी को, बताओ जल्दी से। सर ईवीएस का रिजर्वेशन लेना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए? ईवीएस का रिजर्वेशन क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, अगर आप डिजर्व करते हो तो लो। ईवीएस क्या हुआ, इकोनॉमिकली, हाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ना, जो कि सभी लोगों को मिला है जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। इसमें एक पहले प्रोपेगेंडा उठा था कि सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया। सवर्ण भी इसके अंतर्गत आए, लेकिन ये रिजर्वेशन जाट को भी मिला, मराठा को भी मिला, बहुत सारे पटेल जातियां थी उनको भी मिला गुजरात में, जो इकोनॉमिकली ऊपर थे। तो भारत के एक बहुत बड़े समुदाय को मिला, पठान को मिला, खान को मिला, मुस्लिम पॉपुलेशन सारी इसके अंतर्गत आने लगी। और आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं आप लोगे। और आपको एक सत्य बताते हैं कि आज के डेट में ओबीसी का जो कट ऑफ है ना, वो ज्यादा जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस की हालत बहुत खराब है। ईडब्ल्यूएस की हालत बहुत खराब है, आपको तो बहुत, आपका कम कट ऑफ जाएगा ओबीसी की तुलना में। आप एक और सत्य को समझो कि 1990 में रिजर्वेशन लागू हुआ, आज 30 साल हो गए। तो 30 साल में सारे लोग जो 89 में बहाल हुए होंगे या 90 में बहाली हुई होगी, वो सारे लोग लगभग रिटायर कर चुके हैं, और नहीं किए हैं तो 5 साल में कर जाएंगे। और उसके बाद से 50% रिजर्वेशन था, और 50% तो रिजर्वेशन है, और 50% के बाद जो 50% शेष रह गया, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी या जो लोग वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने प्रतिभा से भी 20-30% सीटों पे कम से कम अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि वो तो जनरल में आ गए।
यानी अभी जो वो जो तथाकथित सवर्ण वर्ग है वो 5 साल के बाद उसकी जो गवर्नमेंट जॉब्स में स्थिति है बहुत ही नगण्य सी हो जाएगी। और आप देखोगे तो ज्यादातर जैन, अग्रवाल, इसमें मारवाड़ी लोग आ गए, ईडब्ल्यूएस में सारे लोग आ गए ना, जैन, अग्रवाल। हम लोग जब भी बात करते हैं रिजर्वेशन का तो सीधे ठाकुर ब्राह्मण वर्सेस पूरा भारत की बात करने लगते हैं। एक सत्य है जो आपको बता रहे हैं, हमारे कहे गए सत्य बहुत कड़वे होते हैं। सिलेक्टिव, चयनित बातों पे ध्यान नहीं देना है। इसीलिए इतनी गंभीर स्थिति हो चुकी थी कि रिजर्वेशन मोदी जी लेकर के आए। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आप आंकड़ों पे जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा, सब कुछ आंकड़ों से चलता है। अब देखो जनसंख्या कानून है, उस पे केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि भारत रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गया है, और केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पॉपुलेशन पॉलिसी को लाए, जबकि पॉपुलेशन पॉलिसी लाने का बहुत हंगामा है। पॉपुलेशन को लोग धर्म के आधार पे भी बांट के देख रहे हैं, जाति आधार पे भी बांट के देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस अगर मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का मेरिट जनरल से ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस का मेरिट ओबीसी से भी नीचे है, और ईडब्ल्यूएस की हालत देश में बहुत खराब है। अभी आप लगता है गांव घूम नहीं रहे हो, आप गांव गांव में घूमोगे तब आपको समझ में आएगा। जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, जितने चौकीदार हैं, जितने मेड सब आ रही हैं हमारे सोसाइटी में, ये सब ब्राह्मण वर्ग से हैं, और ये सत्य है। इसलिए बहुत सारा मतलब ये हुआ है, बहुत बड़ा चेंज आया है, वांछित था। रिजर्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो पूछिए, हम तो आपको बिल्कुल खुल के बताएंगे ही। जो भी मुद्दा रहता है ना, उसको आंकड़ों के आईने में ही देखना चाहिए। स्ट्रॉलर वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, दोबारा वीडियो देख लो, मुझे याद थोड़ी कौन सा पॉइंट मैंने बोला। स्टॉलर ने हिमालय की उत्पत्ति पे जो बात की, हिमालय के उत्थान को जो कैलकुलेट किया, वो समझ में आया ना? आप जिस विषय पे पूछिएगा हम खुल करके बोलेंगे। आइसोस्टैसी को कितना खुल करके पढ़ाया, कितना डायग्राम्स बनाया, कितना एक्यूरेट लिखवाया, प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ दिया, स्ट्रॉलर की संकल्पना दे दी। कहां मिलेगा तुमको? कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे ज्योग्राफी को जरूर 100% लेते रहो। बाकी मेरे अन्य बातों से, कास्टिज्म पे बताइए सर। श्वेता लिख रही है, मैं देखी हूं ये सब। श्वेता यादव लिख रही है, मैं देखी हूं ये सब, मेरे तरफ लोगों का यही हालत है। सही है श्वेता, हम लोग सब इंसान हैं यार, आदमी हम लोग, आंख, कान, नाक, मुंह से बना हुआ। ये जातीय वर्गीकरण भारतीय संस्कृति पे, इससे बड़ा कलंक नहीं कुछ हो सकता है। इससे घटिया विचार नहीं हो सकता है। लेकिन भारत में जाति प्रथा जो बनी है वो एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, उससे बचा भी नहीं जा सकता था, कभी नहीं बचा जा सकता था। क्योंकि जो श्वेत लोग आए, जो यहाँ के पहले निग्रोइट थे, जो यहाँ के प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे, जो यहाँ के मेडिटेरेनियन लोग थे,
तो इंसान का जो रंग होता है, जो उसका प्रजाति होता है, उसके आधार पर भेद हो जाता है। तो जो आर्य लोग आए थे उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जो यहाँ के भूमध्य सागरीय लोग थे उन्होंने भी अपना बहुत स्ट्रांग ग्रुप बनाया हुआ था। आप साउथ में जाकर के देखो तो कहाँ आर्य है, ब्राह्मण वहां पर गया है तो पूजा पाठ करके अपना जीवन बसर कर रहा है, मंदिर पकड़ लिया है। आर्य लोग गए हैं तो मंदिर पकड़ लिए है, बाकी तो कहीं उनका तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक का वर्चस्व रहा हो। राष्ट्रकूट लोग थे, प्रतिहार लोग थे, गुर्जर लोग थे, मौर्य लोग थे, सबने शासन किया है भारत में। मिल गया आंसर? विनीत ने पूछा कास्टिज्म पे बताइए। कास्टिज्म पे मैंने बता दिया। अब जाकर के इस 21st सेंचुरी में मानव का वर्गीकरण करना ये तो उचित नहीं है ना। आप देखो जाके अमेरिका में, यूरोप में, वहां तो जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं उनको भी लोग उनसे शादी करते हैं, उनसे उनको गले लगाए फिर रहे हैं। तो अब रेस का तो चीज खत्म हो गया ना, क्योंकि अगर मानव के अंदर में ज्ञान हो, मानव के अंदर में गुण हो, उसके अंदर में मानवता हो, तो फिर वो तो मानव है। उसका थोड़ा सा अगर रंग अलग है या थोड़ा सा फेस का डिजाइन अलग है। अब नासा के लेबोरेटरी में जाओगे तो नासा के लेबोरेटरी में 40% भारतीय हैं जो ब्राउन रेस के हैं, 40% वाइट हैं, 10% उसमें निग्रोज भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, चाइनीज हैं 10-15%। सब लोग, जब ये सब लोग एक साथ जुट करके काम करेगा तभी ना शक्ति बनेगी। हमारा संघर्ष मानव का अब पशु से नहीं है, अब हमारे भौतिक शक्ति की जरूरत नहीं है, अब हमारे आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति और वैज्ञानिक शक्ति की जरूरत है। और जब भौतिक, वैज्ञानिक और मानव की शक्ति जुड़ती है तो वहां मानव को एक रूप होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा संघर्ष अब है कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, जीवन में सुख कैसे लाएं। क्योंकि राज्य बन गए, देश बन गए, सीमाएं बंध गई, प्रजातंत्र आ गया, स्वतंत्रता आ गई, व्यक्तिक स्वतंत्रता आ गया। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अब मानव की नई खोज क्या होगी? साइंस। और साइंस का डेवलपमेंट की तरफ मानव, या मानवता की तरफ, और अधिक मानवता की तरफ। अब तो देखो जो बड़े बड़े लोग हैं बच्चों को एडॉप्ट करने लगे हैं, सारे बड़े लोग बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं। जो ईवीएस है ना, वो सुमन लिख रही हैं कि जो लोग एजुकेटेड हो जाते हैं वो लोग कास्टिज्म नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत। जो पढ़े लिखे हैं वही टेररिस्ट बन जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वही कास्टिज्म भी कर रहे हैं। गांव में कम कास्टिज्म मिलेगा, बाहर में ज्यादा तुमको सुनने को मिलने लगेगा। हम जब अपने छोटे शहर में थे तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, दिल्ली में पढ़ने आए, तो यहां पे हॉस्टल में कास्टिज्म मुझे दिखने लगा। ये तो बहुत बड़ा सच निकला। लेकिन इसको ऐसे समझना है कि उन व्यक्ति को तुम कभी भी शिक्षित नहीं कह सकते हो। वो लिटरेट हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है। वो सिर्फ लिटरेट है। वो लिटरेट और एजुकेटेड में अंतर होता है। एजुकेशन का मतलब ही है कि आपके अंदर में मानवता का प्रवेश हो जाएगा, आप बराबर दृष्टिकोण से सब कुछ को देखने लगोगे। काले से लेके कैसे भी रंग हो उसमें सब में आप खूबसूरती देखते हो। काला गुलाब सुंदर नहीं होता है क्या? नीला गुलाब, पीला गुलाब, सब तो गुलाब ही है यार। इंसान तो इंसान ही है यार, वही हाड़ मांस का बना हुआ। देखो कास्टिज्म में अभी ना, कास्टिज्म के नशा में बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरह झूम रहा है। वहां पे ये जो तथाकथित समाजवादी आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन का परिणति होना क्या चाहिए था मैं बताता हूं। उसमें होना यही चाहिए था कि चारों तरफ आईआईटी खुलना चाहिए था, जिसमें कि सभी यादव, मुस्लिम, जिसके लिए भी आंदोलन हुआ, बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी, वो जो भी था सब,
उनके लिए बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और रहने का हॉस्टल और बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब, ये मूवमेंट होना चाहिए था। लेकिन सिखाया क्या गया? घृणा करना, मारना, गुंडागर्दी, लुच्चागिरी, लफंगागिरी, क्या कहूं मैं, रोड पे कैसे एक दूसरे का कलम छीन लेते हैं, कैसे दूसरे का अपमान करते हैं, यही चीजें सिखाई गई। तो आज जो लोग सीखे और पहले जो होता था उसमें कोई अंतर तो आया ही नहीं। पहले के हमारे जो जमींदारी सिस्टम्स में जो बुराइयां थी, वो बुराइयां तो दूर हुई नहीं, वो चीजें तो आगे फिर वैसे ही पनप गई, बल्कि उससे और बुरा हो गया, उससे भी बुरा हो गया, क्योंकि अब हर आदमी ही वो काम कर रहा है। पहले तो एक चलो 5% 7% वर्क करता था, या उसमें भी 5% में 1-2% करते थे। ये कहना गलत है कि 5%, उसमें से भी 1% लोग करते थे। अब तो सब आदमी ही अलग सा व्यवहार ही करता है, शांति कहीं नहीं है। BHU के स्टूडेंट हैं आप सुमन, बिल्कुल कॉलेज में होता है। प्रदुम लिख रहे हैं कि निबंध में जरूर ऑडियो से तुम अगर नोट डाउन कर लोगे तो व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, इस पे एक दिन निबंध आएगा। APJ कलाम को सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप लोग कलाम साहब को अच्छे से नहीं समझोगे ना, हृदय परिवर्तन तो उन्हीं को पढ़ने से होता है। आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सारे टीचर हैं ना, वो तो वहीं से निकले हुए टीचर हैं, वहीं से बहाली है। खैर छोड़ो ये सब। आइसोस्टैसी आपको समझ में आ गया होगा, और हमारा टाइम भी खत्म हो गया। मुझे आज इतना ही करना भी था, इससे ज़्यादा मुझे आज पढ़ाना भी नहीं था। और मिलते हैं फिर आपसे।